नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। और मेरी पिछली वीडियो जिसमें कि मैंने काव्य खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे वह आप लोगों को पसंद आई, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा कि मैं गद्य खंड के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक वीडियो बनाऊं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं वही करने जा रही हूं। गद्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित आपको बताऊंगी। आप यदि उन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो कम से कम वरीयता सूची में यानी डिस्टिंक्शन तक तो आप अवश्य पहुंच जाएंगे। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि 100% अंक प्राप्त करें तो उसके लिए तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम ही अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और इस कार्य में आपको जहाँ भी कोई परेशानी हो, कोई समस्या आए, कोई प्रश्न का उत्तर आप नहीं कर पा रहे, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगी। या आप तो विद्यालय भी खुल चुके हैं, आप अपने अध्यापकों से भी उन पर चर्चा कर सकते हैं। और मुझे आप जब बताएंगे कि आपको किस विषय में, किस अंश में परेशानी आ रही है, मैं उसी अंश पर अगला वीडियो बना करके आपको दे दूंगी। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिताजी की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हमें कम से कम 3 वैल्यू पॉइंट्स मूल्यांक बताने हैं। तो उनमें हम सबसे पहला बता सकते हैं कि लेखक ने बताया उनके पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। दूसरी बात क्या बता सकते हैं, वे पुरानी हिंदी के बड़े प्रेमी थे। तीसरा, उन्हें फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में बड़ा आनंद आता था। और उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी बहुत प्रिय थे। वे रात को रामचरितमानस और रामचंद्रिका को घर के लोगों के सामने बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको कुल 5 बिंदु बता दिए। 5 में से कोई 3 मूल्यांक आपको अवश्य याद रखने हैं और परीक्षा में 3 मूल्यांक लिखने पर 3 अंक मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। या यही प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर उर्दू भाषी लोग उन्हें किस नाम से पुकारते थे और क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा, शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर उर्दू भाषी लोग उन्हें निस्संदेह के नाम से पुकारते थे। और इसका कारण यह था कि शुक्ल जी की मित्र मंडली प्रायः अपनी बातचीत में निस्संदेह शब्द का प्रयोग किया करती थी और उस मित्र मंडली में साहित्यिक चर्चा होती रहती थी। इन लोगों की बातचीत प्रायः पढ़ने लिखने की हिंदी में हुआ करती थी। और लेखक जिस स्थान पर रहता था वहाँ अधिकांश वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसर रहते थे। इन लोगों के कान उर्दू के अभ्यस्त थे, तो इनके कानों में लेखक की मित्र मंडली की बोली के ये शब्द अटपटे लगते थे, क्योंकि इनकी भाषा में निस्संदेह शब्द का प्रयोग अधिक होता था। इसीलिए ही उन लोगों ने इनकी मंडली का नाम ही निस्संदेह रख छोड़ा था। प्रश्न संख्या 3, लेखक रामचंद्र शुक्ल का रुझान और रुचि हिंदी साहित्य की ओर कैसे बढ़ती चली गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, लेखक जैसे जैसे सियाना होता गया वैसे वैसे हिंदी साहित्य के प्रति उनका झुकाव बढ़ता चला गया। वह घर में भारत जीवन प्रेस की आने वाली पुस्तकों को पढ़ता था। पंडित केदारनाथ पाठक के हिंदी पुस्तकालय से भी पुस्तकें ला ला कर पढ़ता था। इस प्रकार बचपन से ही उसे हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ने का चस्का लग गया था। और एक बार जब बारात में काशी जाने पर उनका परिचय पाठक जी से हुआ तो उस समय वे भारतेंदु जी के मकान के नीचे खड़े हुए बातें कर रहे थे। और करीब करीब 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उसे हिंदी प्रेमियों की एक अच्छी खासी मंडली भी मिल गई थी। चौधरी साहब से भी उनका परिचय हो गया था। तो उनके यहाँ लेखक का जाना एक लेखक की हैसियत से होने लगा था। इस प्रकार हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रेमियों और साहित्यकारों के साथ संपर्क में आने के कारण लेखक का रुझान और रुचि हिंदी साहित्य की ओर बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार देखी। प्रेमघन की छाया स्मृति के आधार पर चौधरी साहब के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताओ।
या इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, आशय स्पष्ट करो। तो पहले तो हम इस बात को बता देते हैं कि पहली झलक कैसे देखी। तो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने उनके मकान के नीचे खड़े होकर देखी थी, क्योंकि लेखक के पिता का स्थानांतरण हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हो गया था। यहाँ आकर लेखक को पता चला कि यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र रहते हैं और वे भी एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो एक दिन लेखक ने उनके दर्शन करने की ठान ली और बालकों की मंडली जो जोड़ी गई, तो वे बद्री नारायण चौधरी जी के उन मकान से परिचित थे और वे सब मिल करके उनके मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा सघन लताओं से छाया हुआ था, बीच बीच में खंबे और खाली जगह भी थी। तो लेखक को ऊपर देखने के लिए कहा गया, तब उन्हें लताओं के बीच में एक मूर्ति सी खड़ी दिखाई दी, जिनके कंधों तक बाल बिखरे हुए थे और एक हाथ खंबे पर था। वह मूर्ति के समान खड़े हुए वास्तव में चौधरी प्रेमघन ही थे, जो कि थोड़ी ही देर में देखते देखते दृष्टि से ओझल भी हो गए। तो यह प्रेमघन की पहली झलक थी, परंतु इसी झलक के आधार पर जो चौधरी साहब के व्यक्तित्व के विषय में उन्हें समझ में आया, वह ये था कि उनका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। उनके बाल कंधों तक बिखरे थे और वे हर बात को एक रईस की तरह करते थे, स्वयं भी खासे रईस की तरह रहते थे। उनकी हर अदा में रियासतदारी तबीयतदारी टपकती थी, परंतु वे छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों पर निर्भर रहते थे। नौकरों के साथ संवाद करने का उनका लहजा भी बड़ा ही सुनने लायक होता था और वे खान पान के खासे शौकीन थे। एक छोटा सा लड़का पान की कश्तरी लिए हुए उनके पीछे पीछे लगा रहता था। तो इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का भी पता चलता है और उनके रहन सहन के ढंग से उनके हिंदुस्तानी रईस होने का भी पता चलता है। अगला प्रश्न है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व भावना जगी रहती थी। तब वे भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र दोनों को एक ही समझते थे। सत्य हरिश्चंद्र नाटक भारतेंदु जी का ही लिखा हुआ था और लेखक की बाल बुद्धि उनमें अंतर नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द की समानता के कारण उनके मन में एक अपूर्व माधुर्य भाव का संचार होता था और वे भारतेंदु हरिश्चंद्र व सत्यवादी हरिश्चंद्र को एक ही मानते हुए मन ही मन भारतेंदु जी से मिलने के लिए उत्कंठा पाले हुए थे। अगला है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? तो यह कथन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के संदर्भ में कहा गया है। वे एक पुराने लेखक थे, उनकी सभी बातें निराली थी। लेखक और उनके लेखक मंडली प्रेमघन जी को पुरानी चीज समझा करते थे। उनसे मिलते समय लेखक को ऐसा लगता था कि वह एक बहुत पुराने साहित्यकार से मिल रहा है। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल की मिली जुली भावना रहती थी, यानी उनसे मिलने पर कौन सी नई बात जानने को मिलेगी, यह एक उत्सुकता रहती थी, एक जिज्ञासा का भाव रहता था और साथ ही वे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपनी बात दूसरों के समक्ष रखते थे। तो इसीलिए लेखक ने कहा कि इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। तो इसी के साथ ही ये सभी प्रश्न पहले पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति में से थे जो कि पूर्ण हुए और इसके पश्चात 7वां प्रश्न जो है यह दूसरा पाठ सुमरिनी के मनके का पहला निबंध बालक बच गया में से है। तो प्रश्न है, निबंध बालक बच गया हमारी किस मानसिकता की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इस निबंध के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहते हैं कि हम सब शिक्षा देने के नाम पर बच्चों पर कठिन से कठिन ज्ञान को केवल थोपते चले जाते हैं। हम उनके कच्चे मन पर शिक्षा की विभिन्न बातों का बोझ डालते चले जाते हैं, उसे हम केवल प्रदर्शन का माध्यम बना देते हैं, जबकि शिक्षा वास्तव में बोझ की भांति थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भीतर
उनके बचपन को जीवित रखते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहिए। उनकी आयु और बुद्धि स्तर के अनुरूप ही उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? तो इसका उत्तर क्या होगा? बालक के द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस इसलिए ली क्योंकि उसे लगा कि बच्चे में अभी बचपन पूरी तरह से कुचला नहीं गया, उसमें अभी कुछ बचपन बाकी है। क्योंकि बालक के पिता व उनके शिक्षकों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और मन ही मन विचार कर रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र हो उस पर शिक्षा का इस प्रकार से दबाव डाला जाना उचित है। परंतु जब बालक ने सारे रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर दिए तब तक लेखक को उसके चेहरे पर कोई भी खुशी का भाव नजर नहीं आ रहा था। किंतु जैसे ही बालक ने लड्डू मांगा, लेखक को लगा अभी इस बालक का बचपन मरा नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर विभिन्न भाव आ जा रहे थे और यह उत्तर उसने अपनी इच्छा से दिया था। यह उत्तर रटा रटाया उत्तर नहीं था। तो इसीलिए लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी इसको इस दबाव से उबारा जा सकता है, अभी इसमें बचपन बाकी है, इसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां पूरी तरह से नहीं कुचली गई। यही उसके सुख का कारण था। अगला प्रश्न है, लेखक ने क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा? तो इसका उत्तर ये होगा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे यही उत्तर रटवाया गया था। उसके पिता और शिक्षकों ने उसको ये प्रश्न का उत्तर रटवाया था कि जब भी तुमसे पूछा जाए तुमने आदर्श उत्तर देने हैं, और इसीलिए भले ही वह इस शब्द का अर्थ भी नहीं जानता था, परंतु फिर भी उसने इतना भारी भरकम उत्तर दिया कि मैं अपनी पूरी उम्र संसार की सेवा में लगा दूंगा। अर्थात उसे सिखाया गया जो उत्तर था उसने केवल वही बोला था। अगला प्रश्न, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है, पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है? तो इसका उत्तर होगा, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है, यह बात सर्वथा सही है और ऐसा आभास इस पाठ में अनेक स्थलों पर होता है। जैसे कि जब बालक वार्षिक उत्सव के मंच पर खड़ा था तब उसका मुख पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी और उसकी इस दशा से पता चलता था कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। उससे, उसकी आयु से और उसके योग्यता स्तर से ऊपर के प्रश्न पूछे जा रहे थे जिनका उत्तर वह बालक रटा रटाया दिए जा रहा था, और इससे भी यही एहसास होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था। और जब बालक से इनाम में कुछ मांगने के लिए कहा गया तो उसके मुख पर आते जाते विलक्षण रंगों का परिवर्तन भी यही साबित करता है कि वह अभी तक अपनी प्रवृत्तियों को दबा रहा था, उन्हें कुचल रहा था और उसकी आंखों में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक साफ रूप से नजर आ रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, शुक्ल जी ने धर्म के रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का ही दृष्टांत क्यों चुना? दृष्टांत से अभिप्राय है उदाहरण। यहाँ लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण लिया है, दृष्टांत दिया है, क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक सीमित न रखने को कहा है। घड़ी को खोलकर देखने, उसकी साफ सफाई करने, कलपुर्जों के विषय में जानकारी हासिल करने का अधिकार सभी का होना चाहिए। इसी प्रकार धर्म से संबंधित बातें भी केवल धर्म उपदेशकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, अपितु सभी को उसके अर्थ का बोध कराया जाना चाहिए। तो दोनों में समानता होने के कारण लेखक ने यहाँ घड़ी के पुर्जे का ही दृष्टांत चुना। प्रश्न संख्या 12, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। इसमें घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है?
तो इसका उत्तर क्या होगा? इस कथन का आशय यह है कि ऐसे व्यक्ति से कोई काम मत करवाओ जो उसके बारे में ना जानता हो। यही स्थिति धर्म की भी है। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी है उससे धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, किंतु जिसे धर्म का तनिक ज्ञान नहीं है उससे धर्म संबंधी ज्ञान ना लीजिए। इसी प्रकार घड़ी साजी का इम्तिहान जो पास कर आया अर्थात जानकारी रखता है उस व्यक्ति को घड़ी ठीक करने के लिए दी जा सकती है और वह खराब घड़ी को सही कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जो समझदार व्यक्ति है जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने की तरह ही धर्म के रहस्यों को जान सकता है, जो पढ़ा लिखा है उससे तो अवश्य धर्म के विषय में बातचीत की जानी चाहिए, परंतु जो धर्म उपदेशक हैं वे किसी के साथ भी धर्म के रहस्यों को साझा करना नहीं चाहते। वे ये सोचते हैं कि केवल वे ही धर्म को जानते हैं और इसीलिए अन्य किसी को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ लेखक इसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि धर्म के तत्वों को हर पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति समझ सकता है, आपको केवल अधिकार देना होगा। अगला प्रश्न है, ढेले चुन लो, पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट करो। प्रतिपाद्य से अभिप्राय होता है कि इसका उद्देश्य क्या है, मूल संवेदना क्या है। तो ढेले चुन लो पाठ में लेखक मुख्य रूप से लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग्य करता है और इसीलिए इसी प्रश्न का दूसरे रूप में भी इस तरह से पूछा जा सकता है, ढेले चुन लो पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है। तो दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर बनेगा कि यह निबंध लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग्य करता है जो हमारे समाज की गहन और गंभीर समस्या है। लेखक का मत है कि अपनी आंखों से देखे हुए सत्य को ही सत्य मानना चाहिए, भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें इस पाठ के अंदर विवाह की रीतियों का वर्णन भी किया गया है जो कि अंधविश्वास का ही प्रतीक है, जिसमें मिट्टी के ढेलों के आधार पर वधू को चुना जाता है और लड़की के सामने भिन्न भिन्न स्थान की मिट्टी के ढेले रखे जाते हैं, जिनमें से कोई ढेला खेत की मिट्टी का होता है तो कोई हवन की मिट्टी का, कोई चरागाह की मिट्टी का और कोई शमशान की मिट्टी का ढेला होता है। लड़की जिसे उठा ले उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित होता है। तो यह अंधविश्वास ही है कि शमशान की मिट्टी के ढेले उठाने पर अपशगुन होगा। तो इस प्रकार एक उदाहरण के द्वारा लेखक ने समाज में फैले हुए अंधविश्वास की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न, दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा संक्षेप में बताइए। दुर्लभ बंधु की जो कथा है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक में से ली गई है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक का नाम है दुर्लभ बंधु, जिसमें पुरुषरी के सामने 3 पेटियां थी, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से केवल एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति थी। स्वयंवर के लिए जो युवक आता उससे कहा जाता था कि एक पेटी को चुन लो। कोई अकड़बाज होता तो सोने की पेटी चुनता था और उल्टे पैरों लौट जाता था, लोभी होता तो चांदी की पेटी चुनता था और उसे भी अपना सा मुंह लेकर रह जाना पड़ता। लेकिन सच्चा प्रेमी ही लोहे की पेटी को छूकर घुड़दौड़ का असली इनाम पाता था, यानी वह विजयी होता था। तो इस प्रकार इस पेटियों की कथा के माध्यम से सही चुनाव, सोच समझकर चुनाव करने के महत्व को भी दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। हरगोविंद जो कि एक समदिया का काम कर रहा है, वह जब बड़ी हवेली से संदेश आने पर वहां पहुंचता है तो वह बड़ी बहुरिया की हालत को देखकर उसके पिछले जीवन को याद करने लगता है और अतीत की स्मृतियों में खो जाता है कि पहले बड़ी हवेली में किस प्रकार के ठाट बाट हुआ करते थे और बड़ी बहुरिया कितने आनंद से जीवन जीती थी। और लेकिन अब तो ये बड़ी हवेली नाम मात्र की ही बड़ी हवेली रह गई है,
कभी इस हवेली में नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, परंतु आज वही बड़ी बहुरिया हाथ में सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। बड़े भैया के मरने के बाद सारा खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने यहीं बैठकर जमीन जायदाद के सारे बंटवारे किए थे, जेवरों को और यहाँ तक कि बनारसी साड़ी तक को भी बांट डाला था। तो इस प्रकार हरगोविंद के सामने अतीत की सारी घटनाएं साकार हो उठती हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? हरगोविंद उसके परिवार में क्या जानता था? यहाँ ये परिवार किसका है? बड़ी बहुरिया का परिवार, उसके विषय में प्रश्न पूछा गया है। और बड़ी बहुरिया अपने मायके में संदेश इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि अब वह बड़ी हवेली में स्वयं को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, देवर देवरानियां शहर में जाकर बस गए थे, कोई भी उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। वह घोर आर्थिक संकट में अपने दिन व्यतीत कर रही थी। वह बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही थी और उसे यहाँ यानी अपने ससुराल में रहने का कोई भी कारण दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वह मायके संदेश भिजवाकर वहां जाना चाहती थी। और हरगोविंद उसके परिवार के विषय में यह जानता है कि पहले यह भरा पूरा परिवार था जो कि बड़ी हवेली में खूब ठाट बाट से रहता था, परंतु बड़े भैया की मृत्यु के बाद शेष तीनों भाइयों ने पूरी जमीन जायदाद का बंटवारा कर लिया, जेवरों और बनारसी साड़ी तक को भी बांट लिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है और वह तो सारे गांव की माँ है। अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से हरगोविंद की कर्तव्यनिष्ठा और उसकी स्वामी भक्ति की भावना उद्घाटित होती है, जो कि उसके चरित्र को और अधिक मजबूत बनाती है। प्रश्न संख्या 18 है, समधिया कौन होता है और समधिया की विशेषताएं बताओ। वह गांव वालों के मन में समधिया के प्रति कैसी अवधारणा है? या फिर ऐसे पूछा जाए, समधिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, आशय स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर होगा, समधिया संदेश वाहक को कहा जाता है। प्रस्तुत कहानी में हरगोविंद समधिया है जो कि दिए गए संवाद को बिल्कुल उसी हाव भाव के साथ और सुर ताल के साथ दूसरे तक पहुंचाता है जिसके लिए उसे संदेश दिया गया होता है। यह कार्य कोई सरल कार्य नहीं है, परंतु गांव वालों के मन में समधिया के विषय में यह धारणा है कि वह निठल्ला, कामचोर और पेटू किस्म का आदमी होता है। उसके आगे नाथ ना पीछे पगहा, अर्थात वह बिल्कुल अकेला होता है। वह बिना मजदूरी लिए गांव-गांव संवाद पहुंचाता है। गांव वाले उसे औरतों का गुलाम कहते हैं क्योंकि उसे औरतों की मीठी बोली सुनकर ही नशा आ जाता है। वह जहां भी संवाद पहुंचाने जाता है वहां बिना कोई मेहनत किए डट कर खाता है और खूब बेफिक्र होकर पैर पसार कर सोता है क्योंकि उसे कोई मजदूरी, कोई कार्य करना नहीं पड़ता। ऐसा गांव वालों का सोचना है, परंतु वास्तव में समधिया का काम कोई सहज काम नहीं है। अगला प्रश्न, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका? तो इसका उत्तर होगा, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद उसके मायके तक इसलिए नहीं पहुंचा सका क्योंकि उसे बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना समझ में आ रही थी। उसके मायके पहुंचकर वहां का खुशनुमा वातावरण व आवभगत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इससे हरगोविंद को अपने गांव की इज्जत में मिट्टी में मिलती हुई दिख रही थी। उसे लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। उसकी वेदना का समाचार वे किस मुंह से सुनाएगा? और साथ ही साथ उसने मन में यह भी संकल्प कर लिया था कि अब वह बड़ी बहुरिया की खुद सेवा करेगा। वह एक बेटे के समान उनके लिए कमाएगा और उनका पालन पोषण करेगा। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि संवाद सुनाकर वह उसके मायके वालों को वहां आने के लिए मजबूर कर दे और वे आकर के बड़ी बहुरिया को गांव से ले जाएं।
20वां प्रश्न है, गाड़ी पर सवार होने के बाद समधिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था? उससे छुटकारा पाने के लिए हरगोविंद ने क्या उपाय सोचा? तो इसका उत्तर होगा कि गाड़ी पर सवार होने के बाद समधिया को पुराने दिनों की याद आने लगी थी। बड़ी बहुरिया के दुखी जीवन को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि वे क्या करने जा रहा है, क्या ये उचित है? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हरगोविंद ने पास बैठे हुए यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, यह गाड़ी थाना बिहीपुर रुकती है या नहीं? जबकि उसके जवाब से हरगोविंद ने भांप लिया कि यह व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव वाला है, उससे आगे कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। शेर लघु कथा के आधार पर टिप्पणी करो। इसका उत्तर क्या होगा? लघु कथा शेर से ली गई इन पंक्तियों में लेखक ने भोली भाली जनता और धूर्त सत्ता के बारे में बताया है। लेखक ये मानने को तैयार नहीं है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, किंतु उसे ये बार बार विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि शेर का मुंह ही सब दुखों का अंत है। शेर का मुंह हिंसा का प्रतीक है, ये सभी जानवर जानते हैं, परंतु वे मानते हैं कि शेर के मुंह के अंदर उन्हें उनकी इच्छानुसार चीजें मिल जाएंगी और यह बात केवल विश्वास पर आधारित है और इसीलिए वे स्वेच्छा से शेर के मुंह के अंदर चले जा रहे हैं। आज का सत्ताधारी और राजनीतिक वर्ग भी सर्वप्रथम तो लोगों को विश्वास दिलाता है, उनका विश्वास हासिल कर लेता है और उसके बाद वह उनका शोषण करता है, जिसका पता जनता को नहीं चलता। वह अंत तक यही सोचती है कि शायद सत्ता पक्ष उसके हित के लिए ही काम कर रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, पहचान चार हाथ साझा कथाओं का प्रतिपाद्य स्पष्ट करो। अथवा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि असगर वजाहत की लघु कथाएं किस प्रकार समाज में शोषण को उजागर करती हैं। तो जब भी आपसे प्रतिपाद्य पूछा जाएगा, यानी आपको उद्देश्य और संदेश का मिला जुला रूप बताना है, तो चाहे आपसे उद्देश्य कहा जाए, संदेश कहा जाए, मूल संवेदना पूछी जाए या फिर प्रतिपाद्य पूछा जाए, आपको समान उत्तर ही देना है कि लेखक ने मुख्य रूप से क्या समझाने का प्रयास किया है। अब जैसे यहाँ सबसे पहले हम पहचान कहानी की बात करते हैं। पहचान कहानी का प्रतिपाद्य यह है कि राजा को बहरी, गूंगी, अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानी में इसी यथार्थ की पहचान कराई गई है। प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भ्रम में रखता है और यही उसकी सफलता का राज है। उसके बाद अगली कहानी पर हम देखते हैं, जो अगली लघु कथा है चार हाथ। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है। पूंजीवादी अलग अलग तरह के उपाय करके मजदूरों को असहाय बनाने का प्रयास करते हैं और अंततः उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे तो मिल के कलपुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। और उससे अगली कहानी साझा। इसमें उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की किसानों की जमीन और उत्पाद पर जो नजर जमी है उसी को उजागर किया गया है। यहाँ ये बताने का प्रयास है कि पूंजीपति किसान को साझा की खेती का लालच देते हैं और उनकी सारी फसल हड़प लेते हैं। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी रूपी पूंजीपतियों के पेट में चली जाती है। ये हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य प्रभुत्वशाली जो धनी वर्ग है, जो शोषक है और किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत को वह डकार जाता है। तो इस प्रकार इन लघु कथाओं में समाज में अमीर वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के शोषण की व्यवस्था को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न, खैराती, रामू और छिद्दू ने आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? तो इसका उत्तर क्या होगा?
खैराती, रामू और सिद्धू ने जब आंखें खोली तो उन्हें कहीं भी जनता दिखाई नहीं दी, उन्हें केवल राजा ही राजा दिखाई दिया। यानी विकास केवल राजा का ही हुआ था, राजा का जीवन स्वर्गमय बन गया था, जनता का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। खैराती, रामू और सिद्धू सामान्य जन के प्रतीक हैं, उन्हें तो एक दूसरे का रूप भी दिखाई नहीं दिया। उनकी आंखों पर राजभक्ति की जो पट्टी अभी तक बंधी थी, उसके कारण उन्होंने अपना तो विनाश किया और राजा की प्रगति में सहयोग दिया। तो हर ओर सिर्फ राजा ही राजा था, अर्थात राजा की ही प्रगति हुई थी, प्रजा का कहीं कोई विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, शेर कहानी में लेखक ने शेर को किसका प्रतीक बताया है? वह हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर क्या व्यंग्य किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इस कहानी में लेखक ने शेर को शासन व्यवस्था का प्रतीक बताया है। ऐसी व्यवस्था जिससे शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते चले जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर तो शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय, बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का संकल्प करता है तो शेर की वास्तविकता स्वयं ही प्रकट हो जाती है। वह दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तब तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन प्रजा करती रहे, और आज्ञा न मानने पर वह एकदम खूंखार रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अमझर एक ऐसे गांव का नाम है जहां पर आम के पेड़ों से निरंतर आम झरा करते थे, और यह सिंगरौली क्षेत्र का एक गांव है। इन पेड़ों से आम निरंतर झरते रहने के कारण इसका नाम अमझर पड़ा था। परंतु अब यहाँ पर सूनापन इसलिए है क्योंकि आम के पेड़ों ने आम के फल देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब पिछले कई वर्षों से यहाँ ना कोई फल पकता है ना नीचे झरता है। और इसका कारण यह है कि जब से यह सरकारी घोषणा हुई कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत, यानी सिंगरौली, अमरौली कहें या सिंगरौली कहें, बात एक ही है, प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे जिनमें यह अमझर गांव भी शामिल है। तब से ही इस गांव के आम के पेड़ सूखने लगे हैं। भला जब आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? अमझर गांव के लोगों को विस्थापन का भय सताने लगा है और इसी कारण अमझर गांव में सूनापन व्याप्त हो गया है। अगला प्रश्न, लेखक निर्मल वर्मा ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा है? तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच एक गहरा अंतर है। प्रकृति जब लोगों को उजाड़ती है तो वे लोग कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं और आफत टल जाने पर उन्हें अपने स्थानों पर लौट भी आते हैं। पर विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, उन्हें उनके मूल स्थान से उखाड़ फेंकता है, तो वे फिर कभी भी अपने घर में वापस नहीं लौट पाते। वे शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। औद्योगिकरण ने आधुनिक भारत में ऐसे नए शरणार्थी बना दिए हैं, अर्थात अपने ही देश के अंदर उन्हें शरणार्थियों के रूप में रहना पड़ता है। वे अपने मूल स्थान से उजड़ जाते हैं और किसी नए स्थान पर जाकर शरणार्थी के रूप में रहते हैं। अगला प्रश्न, लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि हमारे शासक वर्ग ने पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय उन उपायों पर विचार ही नहीं किया कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन बनाए रखा जाए, उसे नष्ट होने से कैसे बचाएं। हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं। यह ठीक है कि औद्योगिकरण को नहीं रोका जा सकता, वह भी जरूरी है,
पर हम पश्चिम को अपना मॉडल बनाए बिना यदि अपनी संस्कृति को बचाते हुए विकास करें तो वही उचित होगा। हमें अपनी शर्तों पर, अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने औद्योगिक विकास का ढांचा तैयार करना चाहिए, ना कि पश्चिम की नकल करते हुए अंधाधुंध औद्योगिकरण की आंधी में बह जाना चाहिए। हमारे शासकों को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और यही स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? या फिर इसी को दूसरे रूप में पूछा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं, आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर उपयुक्त कथन की समीक्षा कीजिए। या फिर यही प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है, अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न इनमें से किसी भी रूप में पूछा जाए उत्तर समान ही रहेगा। प्रकृति के कारण विस्थापन से अभिप्राय है जब बाढ़, भूकंप या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आने के कारण लोगों को अपने मूल स्थान से विस्थापित होना पड़ता है, लेकिन यह विस्थापन अस्थायी होता है, यानी आपदा के टलते ही लोग अपने घरों को वापस लौट आते हैं और वहां पहले की तरह ही रहने लगते हैं। लेकिन औद्योगिकरण के कारण विस्थापित हुए लोग सदा सदा के लिए अपने घर, अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं। उनकी जमीन पर कोई उद्योग स्थापित हो जाता है, फिर वे कभी भी अपने घरों को लौट नहीं पाते। औद्योगिकरण की आंधी उन्हें उनके घर, परिवेश से उजाड़ देती है। तो इस तरह केवल उनका घर ही नहीं उजड़ता, उनका परिवेश, उनकी संस्कृति और उनका रहने का वह स्थान हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार अतीत का सारा जो ये हमारा इतिहास है वह इसी बात से युक्त है, इसी बात का प्रमाण है कि हमारी जो संस्कृति है वह पोथियों या किताबों में नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के अंदर अदृश्य रूप में सदैव मौजूद रहती थी और हमें उसी संस्कृति को बचाए रखना है। परंतु औद्योगिकरण की आंधी ने उस संस्कृति को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला है और अब हमारी संस्कृति पर भी औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन हुआ है उसका कुप्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं भिन्न भिन्न कैसे हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? यूरोप और भारत, इन दोनों की पर्यावरण संबंधी चिंताएं वास्तव में ही भिन्न है। क्यों? क्योंकि यूरोप में तो पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है, जबकि भारत में यह प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि यूरोपीय जो चिंता है वो मनुष्य और भूगोल के बीच, लेकिन भारतीय चिंता मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखने की है। तो इस प्रकार भारतीय जो हैं वे अपनी संस्कृति को भी बचाए रखना चाहते हैं और जैसा कि लेखक ने स्वयं कहा है कि अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। तो इस प्रकार भारतीयों का मुख्य जो संबंध था वह अपनी संस्कृति को बचाए रखने का था और यूरोप के लोग केवल भूगोल को या फिर केवल वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को लेकर के ही चिंतित रहते हैं। अगला है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? या दूसरी तरह से पूछा जाए तो जहां कोई वापसी नहीं पाठ में किस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है? तो यह तो पूरे पाठ का एक तरह से सार ही हो जाएगा। जो मूल भाव है वही इसके इस प्रश्न के उत्तर में आएगा कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट खड़ा कर दिया है
औद्योगिकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में दोहन हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल साफ किए जा रहे हैं, खेतों को हटा करके उनके स्थान पर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाला कचरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इससे वायु, जल, पृथ्वी, ध्वनि सभी में ही प्रदूषण फैल रहा है और इसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह संकट पूरी तरह से विश्व को तहस-नहस कर सकता है। और इसी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का लेखक निर्मल वर्मा ने प्रयास किया है। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास कहानी का कथ्य स्पष्ट करते हुए कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। कथ्य यानी लेखिका इसमें कहना क्या चाहती है, और शीर्षक की सार्थकता की जब हम बात करते हैं तो हमें ये बताना होता है कि इसका जो शीर्षक है वह किन किन दृष्टिकोण से सही है। तो दूसरा देवदास कहानी का जो कथ्य है, पहले हम उसी की बात कर लें। इसमें प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास है। कहानी में यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह स्वतः ही घटित हो जाता है। 21वीं सदी में भोग विलास की संस्कृति ने प्रेम का स्वरूप अत्यंत उच्छृंखल कर दिया है। ऐसी स्थिति में यह कहानी प्रेम के सच्चे स्वरूप को रेखांकित करती है और दूसरी तरफ युवा मन की संवेदना, भावना और कल्पनाशीलता को भी प्रस्तुत करती है। और इसका शीर्षक जो है वह संक्षिप्त है, रोचक है, कथा वस्तु के अनुरूप है और आकर्षक है। एकदम से इस शीर्षक पर दृष्टि डालते ही तुरंत जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या यह देवदास शरत चंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यास देवदास के नायक से मिलता जुलता है। यह एकदम से उत्सुकता उत्पन्न होती है। शरत चंद्र की जो रचना है देवदास, उसमें भी नायक देवदास पारों पर अपना प्रेम लुटाता है और इस कहानी में भी संभव पारों के प्रति अपनी दीवानगी दिखाता है। और इसी कारण जब पारो का भतीजा उसे पारो बुआ कह करके बुला रहा था, तो संभव को पता चल जाता है कि लड़की का नाम पारो है और अपना नाम पूछे जाने पर उसके मुख से संभव ना निकल करके देवदास निकल आता है। तो यानी देवदास की भांति ही प्रेम में बेचैनी होने के कारण, पारो के पीछे दीवानगी होने के कारण लेखिका ने इस कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास रखा, जो कि सर्वथा उचित है, सार्थक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 32, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। गंगा पुत्र वे गोताखोर होते हैं जो कि गंगा में डुबकी लगा करके और दोनों में रखे हुए पैसे उठा लेते हैं और ये हर समय गंगा के घाट पर तैनात रहते हैं और यदि कोई गंगा में डूबने लगता है तो ये उसे बचाने का काम भी करते हैं। इनकी जीविका का साधन लोगों द्वारा अर्पित किया जाने वाला पैसा ही है। जब लोग फूल के दोनों में पैसे रख करके गंगा में मनौती के साथ बहाते हैं तो ये डुबकी लगाकर दोने में से वे पैसे उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं और उनका पूरा जीवन ही गंगा घाट पर बीत जाता है। ये पानी के अंदर तो मुंह के अंदर अपने पैसे भरते चले जाते हैं और जब ये तट पर आते हैं तो वे पैसे मुंह से बाहर निकालकर अपनी बीवी या बहन या माँ को दे देते हैं, जो कि इस रेजगारी को बेचकर नोट कमाती है और 1 रुपये के बदले में 80 या 85 पैसे देती है। तो इस प्रकार यह उनकी जीविका और जीवन का एकमात्र आधार बन जाती है। यहाँ कई बच्चों को थोड़ा सा असमंजस होता है कि रेजगारी क्या है। रेजगारी मतलब बच्चों जिसे अब चेंज कहते हैं, खुले पैसे। एक तो बंधे नोट होते हैं और एक खुले पैसे जिसे हम चेंज कहते हैं, वही रेजगारी है।
इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में अंतिम प्रश्न जो रह गया वह है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यह बात पारो ने मन में सोची है जब मनसा देवी से आते हुए उसे संभव दिखाई दे जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को भी विचलित कर दिया था। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी, वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसी ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वह संभव से मिलने के बाद प्रसन्न थी और यह सोचकर हैरान भी थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो गई। उसने मनसा देवी पर मनोकामना के नाम की जो गांठ बांधी वह बांधते ही तुरंत फलीभूत हो गई। आशा है बच्चों आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और अब आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकते हैं। परंतु उत्तर लिखते समय बस इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक संभव हो 3 अंक के प्रश्न के लिए 3 मूल्यांक वैल्यू पॉइंट्स और 2 अंक के लिए 2 मूल्यांक या वैल्यू पॉइंट्स अवश्य रखें ताकि आपको पूरे के पूरे अंक मिल सके। और यदि आपको मेरा समझाने का तरीका ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।